हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये हमारा जो वीडियो है वो गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। तो सारे के सारे हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टुअर्ट एल्फिंस्टन तक जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। ऑकलैंड से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 2 वीडियो पहले बन चुके हैं। ऑकलैंड का जो टाइम पीरियड रहता है 36 से लेके 42 तक। प्रथम आंग्ल-अफ़गान युद्ध जो कि हुआ था 1839-42। कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी प्रथम आंग्ल युद्ध में। तो कभी-कभी यही पूछ लिया जाता है कि प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध में किन-किन के बीच संधि हुई थी। तो एक तो कंपनी होगी, एक तो अफ़गान के शासक होंगे शाह शुजा और रणजीत सिंह। तो इन तीनों के बीच में हुई थी। आगे है ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी किसने? ऑकलैंड ने। 1840 में कलकत्ता में ईडन गार्डन का निर्माण करवाया। ईडन गार्डन ऑकलैंड की बहन का नाम था। तो कभी-कभी एग्ज़ामिनर सीधा-सा क्वेश्चन दे देता है ईडन गार्डन किस गवर्नर जनरल की बहन मतलब किसके उससे रिलेशन में या फिर किसकी बहन के नाम से रखा गया है? तो याद रखिए ऑकलैंड की बहन का नाम था। आगे देखते हैं लॉर्ड एलनबरो प्रथम अफ़गान युद्ध को समाप्त किया। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अगस्त 1843 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया और 1843 में एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा खत्म हुई। किसके समय में दास प्रथा और एक्ट कौन-सा था? 5वां। कभी एक्ट जो है जैसे सती प्रथा का 7 है, दास प्रथा का 5 है, तो ये भी क्रम मिलाने में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिए दास प्रथा जो है वो एलन बरो के समय में खत्म किया गया था, अंत किया गया था 1843 के एक्ट के तहत और विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा जो एक्ट था वो 7वां था। मुगल बादशाह को कर देना यहाँ पर बंद कब कर दिया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिए किसके समय में? एलन बरो के समय में कि मुगल बादशाह को अब कोई कर नहीं देगा। लॉर्ड हार्डिंग आते हैं इसके बाद 1844 से लेके 48 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके समय में होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर पर अंग्रेजी नियंत्रण व सिखों से लाहौर की संधि। उड़ीसा की खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा यानी मौर्य का दमन किया गया। अब आते हैं डलहौजी 1858 से लेके 56 और इनके बाद ही 1857 की जो क्रांति होती है तो उसके बाद जो है कैनन आ जाते हैं। तो डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था। तो याद रखिए इनका जो वास्तविक नाम था डलहौजी का जेम्स एंड्रयू रैमजे था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके ही समय में होता है और 29 मार्च 1949 को पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय किया गया। कोहिनूर हीरा जो है वो इंग्लैंड भेज दिया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि हीरा जो है वो पूछा गया था हीरे कोहिनूर हीरे से रिलेटेड। तो याद रखिए किनके समय में इंग्लैंड भेजा गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी गई 1853 में। अब इनका जो एक सिद्धांत था, इनकी जो नीति थी, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत की शुरुआत। व इसके द्वारा मिलाए गए राज्यों में 1848 में सर्वप्रथम सतारा को हड़पा गया। इसके बाद क्रमशः जैतपुर एवं संभलपुर 1849 पहले जैतपुर छोटी-सी रियासत है ये महोबा यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ती है। फिर आता है संबलपुर 1849, बाघाट जो है 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 को हड़प लिया गया। तो ये क्रम और डेट जो है बिल्कुल याद रखनी है और ये पूछे गए क्वेश्चन हैं यहाँ से। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को तथा ऋण न चुकाने के कारण 1853 में बरार को हैदराबाद
से लेकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने कहा है कि भारत के सभी देसी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ था। कलकत्ता की बात करें तो आगरा के बीच पहली बार 1853 में विद्युत तार सेवा जो है शुरुआत की। तो कई बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी हो यूजीसी नेट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यद्यपि भारतीय तार विभाग की स्थापना ओशेगनेशी की अध्यक्षता में हुआ था। तो अध्यक्ष याद रखिए ओशेगनेशी 1852 में हो चुकी थी। 1853 में बम्बई और थाने के बीच रेल लाइन चलाई थी। 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन डाली गई। आगे देखते हैं 1854 में डाक टिकट का प्रचलन किया। डाक खाना एक्ट पारित व डाक विभाग का पुनर्गठन किया गया। 1854 में शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1850 में डाक विभाग के लिए संपूर्ण देश में एक डायरेक्टर जनरल का पद सृजित किया गया। सार्वजनिक यानी पीडब्ल्यूडी का भी जो है डलहौजी के समय में हुआ था और लोक सेवा विभाग का गठन किया गया। डलहौजी ने बारी दोआब नहर और गंगा नहर का निर्माण करवाया था। तो इन्होंने दो नहरों का निर्माण करवाया, बारी दोआब नहर और दूसरा गंगा नहर। सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। बंबई, कलकत्ता, कराची बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ निर्मित करवाए। नाविकों की स्थिति में सुधार हेतु मर्चेंट सर्विस एक्ट बनाया और ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी की मरम्मत करवाई। 1851 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। 1856 में संथाल विद्रोह हुआ। 1853 में एक्ट द्वारा नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की। नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया और शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। 1856 में हिंदू विवाह तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो ये अधिनियम कौन सा था? 15 था। दास प्रथा का 8 था। सती प्रथा का 7 था। नहीं, दास प्रथा का जो था वो 5वां था, सॉरी 5वां था और जो सती प्रथा का था वो 7वां था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 था। धार्मिक निर्योग्यता कानून 21 1850 द्वारा धर्म परिवर्तित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। यानी अगर किसी का धर्म परिवर्तित होता है तब भी उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। यह धार्मिक निर्योग्यता कानून 21 था। तो यहाँ पर सती प्रथा का 7 था, दास प्रथा का 5 था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का 15 था अधिनियम और धार्मिक निर्योग्यता कानून 21 था। सेना का प्रधान कार्यालय शिमला बनाया गया और रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बड़ा फेमस है, तो इसी समय जो है इसकी स्थापना होती है। नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए अव्यवस्थापना का सिद्धांत नॉन रेगुलेशन सिस्टम लागू किया गया। इसके द्वारा नए अधिग्रहित प्रदेशों के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। डलहौजी ने कहा, यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है तो वह वैसा ही है जैसे टेम्स के मुहाने पर अंग्रेजी झंडा का अपमान करना। तो ये डलहौजी का कोटेशन है। अब इसके बाद कैनिन आ जाते हैं और 1857 की क्रांति इनके ही समय में होती है और यही जो है पहले वायसराय होते हैं और अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं।
तो यहाँ पर ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। वह 1858 के एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय बना। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15, अभी हमने पिछला देखा था ना 15 वाला, 1856 में पारित किया गया, बन गया था लेकिन पारित होना अभी बाकी था, तो 56 में पारित हुआ। 1857 का विद्रोह इसी समय होता है, सबको पता है ये। 1858 का एक्ट इन्हीं के समय में आता है और यही एक्ट जो है वो इलाहाबाद के उसमें वो पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण क्लीमेंसी दयाशील की संज्ञा कैनन को दी गई। तो क्लीमेंसी यूजीसी नेट ने पूछा है, याद रखिएगा। क्लीमेंसी किसको कहा जाता है? कैनन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो भी सैनिक थे विद्रोही, उनके साथ दयाशीलता की जो है भावना अपनाई थी। आगे है, इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम की जो है शुरुआत होती है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। तो 3 महानगरों में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना हो जाती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1858 मैकाले का कानून संग्रह की कुछ परिवर्तनों के साथ आईपीसी के रूप में अस्तित्व में आया। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू। इसका प्रारूप 1833 के एक्ट के तहत मैकाले की अध्यक्षता में गठित पहले विधि आयोग के आधार पर बना। कुशल अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन विल्सन ने आर्थिक सुधार प्रारंभ किए। विल्सन 1859 में भारत आया। उसने 3 कर लगाने की सिफारिश की और एक आयकर 500 रुपए से अधिक की आय पर भारत में पहली बार आयकर लागू किया। व्यापार पर लाइसेंस कर, घरेलू तंबाकू पर चुंगी। कंपनी और ब्रिटिश राज्य की सेना को एक साथ मिला दिया गया। 1859 में बंगाल की राया अधिनियम पारित किया गया और यह आगरा, बिहार, मध्य प्रांत पर लागू हुआ। 1860 का नील विद्रोह 1861 में स्टार ऑफ इंडिया नामक एक गैर आनुवंशिक उपाधि यूरोपीय एवं भारतीय दोनों के लिए शुरू की गई। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम 1862 से लेकर 63 स्टाम्प कर शुरू किया गया। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम डरहम रिपोर्ट कनाडा पर स्वशासन रिपोर्ट के तहत लॉर्ड डरहम के दामाद थे। धर्मशाला हिमाचल में उनकी पद पर रहते हुए ही हो गई थी। 1863 में मृत्यु हो जाती है और उसके कार्यकाल में बहाबियों का विद्रोह हुआ। अब फिर आ जाते हैं जॉन लॉरेंस 1863 से लेके 1869 ईस्वी। भूटान के साथ 1865 में युद्ध होता है। अफगानिस्तान के मामले में कुशल आक्रामकता व शानदार निष्क्रियता की नीति, जो कि स्पष्ट हस्तक्षेप की नीति थी, वैसे इस नीति की शुरुआत लॉर्ड एलनबरो को काल से मानी जाती है। उड़ीसा में 1866 में अकाल एवं एक अकाल आयोग जॉन कैंपबेल की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ। उड़ीसा अकाल में मारे गए 10 लाख लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा याचना इन्होंने की थी। इसके अलावा 1868 से लेकर 69 में राजपूताना व बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ी। बड़ी मात्रा में रेलवे व नहरों का निर्माण होता है और 1868 में पंजाब काश्तकारी अधिनियम व अवध काश्तकारी अधिनियम जो है जॉन लॉरेंस के समय में पारित हुए थे। बिना जूते उतारे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में इन्होंने प्रवेश किया था। आ जाते हैं मेयो। मेयो को भी जो है यहीं पर एक
जो अंडमान में जेल है वहाँ पर एक जो कैदी है अ, उन्होंने क्या किया था इनकी हत्या कर दी थी। तो इनके बारे में देखते हैं मेयो और इनके नाम पे कई कॉलेज भी हैं राजस्थान में, अजमेर में ख़ास तौर पे अजमेर में। तो इसके बारे में देखें प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में भारतीय राजाओं के बालकों के लिए शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, जैसे मैंने पहले बताया। वैसे मेयो कॉलेज की विधिवत शुरुआत जो है 1875 में होती है। मेयो कॉलेज के प्रथम आचार्य एस.टी. जॉन थे। कौन थे? एस.टी. जॉन। महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने 1869 में भारत की यात्रा की थी। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124 ए को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में 1870 में शामिल किया गया और 1870 के मेयो प्रस्ताव मेयोस रेसोल्यूशन ऑफ 1870 द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन व वित्तीय केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है। लाल समुद्र में तार बिछाए गए व कृषि विभाग की स्थापना होती है। मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर व खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया। कार्यकाल के दौरान ही जैसे मैंने बताया था अंडमान द्वीप में वहाँ पे एक सेल्युलर जेल जो है बनाया गया है। वहाँ पे एक मतलब वो वहाँ पे देखने गए थे कैदियों को, तो वहाँ पर एक जो है 1872 की बात है, एक धर्मांध अफ़गान पठान द्वारा इनको छुरा घोंप दिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। रेलवे विभाग का सरकारीकरण इन्होंने ही किया था। किसने? मेयो ने। अब आते हैं मेयो के बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का नाम जो है वास्तविक नाम थॉमस बेरिंग था। कौन था? थॉमस बेरिंग। आगे देखते हैं 1873 और 1874 में बिहार व बंगाल के कुछ भागों में भीषण भीषण अकाल व बर्मा से चावल का आयात इन्हीं के समय में किया गया। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ और बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से हटाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली द्वारा अफगान सरकार शेख अली से संधि वार्ता हुई। संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण नॉर्थ बुक ने 1876 में त्यागपत्र दे दिया। अब आते हैं नॉर्थ बुक के बाद लिटिल 1876 से लेके 80 तक इनका टाइम पीरियड रहता है और एक ये प्रतिक्रियावादी वायसराय रहते हैं। इनके कार्यों ने भारतीय जन समुदायों को आंदोलन करने के लिए जो है उकसाया। दक्कन में भीषण आकार हुआ। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग बनाया गया 1880 में। 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें राज्य उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत जो है 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। यह महत्वपूर्ण है कि विक्टोरिया को यह उपाधि देने की घोषणा ब्रिटिश संसद ने 1876 के एक्ट में ही कर दी थी, किंतु यह उपाधि 1 जनवरी 1877 को प्रदान की गई। इस समय भारत में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, अतः एक कलकत्ता के अखबार ने लिखा, मेरा रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कैसर जर्मन उपाधि है जिसका साम्य सीजर से किया गया। लिटिन के समय में ही 1877 में दिल्ली दरबार में गोपाल हरि देशमुख हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे और जबकि विश्वनाथ नारायण मांडलिक खादी पहनकर काउंसिल में गए थे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना व उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया। यूरोपियन व आंग्लो इंडियनों पर यह कानून लागू नहीं होता था।
1878 में सिविल सेवा परीक्षाओं में विषय प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई और द्वितीय आंग्ल-अफ़गान युद्ध व अफ़गानिस्तान के मामले में कुशल आक्रमणता की नीति त्याग कर अग्रगामी नीति फोर्सवर्ड पॉलिसी का जो है पालन किया गया। लॉर्ड लिटिन ने वायसराय को परामर्श देने के लिए देशी राजाओं की एक प्रीवी काउंसिल बनाने का सुझाव दिया जो स्वीकृत हो गया, लेकिन यही सुझाव 1819 के एक्ट द्वारा स्वीकृत हुआ व 1921 में नरेंद्र मंडल के रूप में यह संस्था अस्तित्व में आई। लिटिन ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करते हुए 29 वस्तुओं पर आयात कर हटा दिया और सूती वस्तुओं पर आयात शुल्क आधा कर दिया। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ता है और भारतीय उद्योग को लाभ पहुंचता है। 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा की शुरुआत की गई, जिसके तहत कुछ उच्च कुल के कुछ भारतीयों को वैधानिक जनपथ सेवा में नियुक्त किया जाना था और ये नियुक्तियां प्रांतीय सरकारों की सिफारिश पर भारत सचिव की स्वीकृति से की जाती थी। इनकी संख्या संश्रावित जनपद सेवा की संख्या का केवल 1/6 हो सकती थी। 8 वर्ष बाद वैधानिक नागरिक सेवा क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। लॉर्ड लिटिन एक विख्यात कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे और उसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है, तो ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटिन। 1880 में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की पराजय के साथ लिटिन ने त्यागपत्र दे दिया। अब आता है रिपिन। अगला आता है लॉर्ड रिपिन। 1880 से लेके 84 तक ये उदारवादी वायसराय कहलाते हैं। द ड्यूटी ऑफ एज रिपिन की पुस्तक है, याद रखिए द ड्यूटी ऑफ एज किसकी पुस्तक है, रिपिन की। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, ये भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था, रिपिन के समय में आया था। कब आया था, डेट भी पूछी, 1881 में। लॉर्ड रिपिन के समय 1881 में पारित प्रथम फैक्ट्री कानून में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित किया गया और जिसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्षों के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। कश्मीर व नेपाल को छोड़कर इसके बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना हुई। ध्यातव्य है कि इससे पहले 1872 में एक नियमित जनगणना हो चुकी थी। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक व लोकप्रिय शिक्षा देना था। मेयो द्वारा प्रारंभ वित्तीय विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड रिपिन ने 1882 में राजस्व को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, साम्राज्यवादी मद, इंपीरियल विभक्त मत, डिवाइडेड, प्रांतीय मत, प्रोविंशियल। इलवर्ड विल विवाद देखते हैं, इन्हीं के समय में हुआ था। क्या था, 1883 से लेके 84 तक ये इलवर्ड विल विवाद आया था। कई बार यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी में पूछा गया है। इलवर्ड भारत सरकार का विधि सदस्य था। इलवर्ड ने 1883 में भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय मजिस्ट्रेटों के समान अधिकार दिलाने के लिए विधेयक तैयार किया, जिसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को भी फौजदारी मामलों में यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित था। ब्रिटिश जाति
ने बिल का प्रबल विरोध किया और इस विरोध को सफ़ेद विद्रोह कहा जाता है। रिपन मूल बिल पास करवाने में असफल रहा व 1884 में इसे संशोधित रूप में पारित किया जा सकता है, जिसके तहत यूरोपीय अपराधी ज्यूरी की मांग कर सकते हैं जिसके आधे सदस्य यूरोपीय हों। लॉर्ड रिपन सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय वायसराय था, जिसके द्वितीय अफ़गान युद्ध को 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। रिपन को भारतीय नागरिकों द्वारा महानुभाव रिपन तथा फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत का उद्धारक भी कहा गया। आगे सिविल सेवा में न्यूनतम प्रवेश आयु 19 से बढ़ाकर 21 कर दी गई। 1831 में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को 1881 में पुराने राजवंश के साथ लौटा दिया गया। रिपन के समय में ही रिपन ने 1882 में कुछ समय के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रोमेश चंद्र मित्र को नियुक्त किया था और वे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। रिपन ने ग्लैडस्टोन द्वारा मिस्र में भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी के व्यय में विवाद पर त्यागपत्र दे दिया था। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। ये किसने कहा था? रिपन ने। रिपन की विदाई के समय जनता धर्मशाला से बंबई तक पैदल गई थी। आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 व बर्मा का अंतिम रूप से पूर्ण अधिग्रहण 1886 में कर दिया गया। डफरिन के समय बंगाल, अवध व पंजाब में क्रमशः 1885, 1886 व 1887 में टेनेंसी एक्ट पारित किए गए। 1886 में डफरिन ने सिंधिया को ग्वालियर पुनः सौंप दिया गया। डफरिन के समय इंपीरियल सर्विस कोर की स्थापना हुई। 1886 में एन चिनसन के नेतृत्व में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। डफरिन ने अंग्रेजों को यह पाठ सदा याद रखना चाहिए जो उन्होंने 1857 में भयावह अनुभव से सीखा था। तो ये डफरिन ने ही कहा था। अब आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। कौन? लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेके 1894 तक। 1891 में दूसरी फैक्ट्री एक तो आया था 1881 में, दूसरा आता है 1891 में और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसके समय में भारत व अफगानिस्तान के बीच सर मोर्टिमर ड्यूरेंड ने 1893 में सीमा रेखा तय की जो ड्यूरेंड रेखा कही जाती है। 1891 में मणिपुर विद्रोह, भारतीय रियासतों की सेनाओं को संगठित किया गया व उन्हें साम्राज्य सेवा सेना का नाम दिया गया। 1891 में सहवास वय अधिनियम या सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई। अब 94 से लेके 99 का आता है तो एल्गिन द्वितीय आ जाते हैं। 1895 में चित्राल में विद्रोह होता है और 1896 से लेके 97 का महान दुर्भिक्ष एवं प्लेग महामारी फैलता है। छोटा नागपुर में मुंडाओं ने विद्रोह किया। जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का 1897 में गठित किया गया। भारतीय सेना का एकीकरण किया गया। भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय का ये कहना था। 1889 में पुलिस अन्वेषण में उंगली छाप का प्रयोग किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 1905 सबसे अधिक लोकप्रिय एवं प्रतिक्रियावादी वायसराय था। कर्जन ने सीमांत युद्ध लड़ा, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट लिखी,
मंडवर्क ने एन ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्जन लिखी। रोनाल्ड से ने कर्जन की जीवनी लिखी। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में लॉर्ड एम्पलीटल कार्यवाहक गवर्नर जनरल व वायसराय रहे, अतः कर्जन के 2 कार्यकाल थे। 1899 में भारतीय मुद्रण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पाउंड को भारत में लीगल टेंडर बनाया गया और उसका मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया गया। 1901 में भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कार्यवाही। 1901 में कृषि के विकास के लिए कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति तथा कृषि विभाग का गठन किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का निर्माण किया गया। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून का निर्माण व पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 द्वारा निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कटौती। कर्जन के समय 1903 में दिल्ली दरबार हुआ। एडवर्ड सप्तम अल्बर्ट ब्रिटेन के सम्राट थे। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन व स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन व पुराने उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत से अवध व आगरा को निकालकर संयुक्त प्रांत बनाया गया। 1904 में कर्नल यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक मिशन ल्हासा यानी तिब्बत गया और ल्हासा की संधि 1904 में की गई। 1905 में भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया। 1905 में पूसा यानी तत्कालीन बंगाल व वर्तमान बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 1934 में भूकंप में यह नष्ट हो गया व पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र को इसी नाम से दिल्ली में स्थापित किया गया। झेलम नहर का निर्माण इन्हीं के समय पर हुआ। भारत को स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड में शामिल किया गया। सोने की मुद्रा को कानूनी सिक्का घोषित किया गया। 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है पारित किया गया। किचनर जांच के तहत प्रत्येक सैनिक बटालियन को एक कड़े परीक्षण से गुजरना आवश्यक था। कर्जन ने वाणिज्य व उद्योग विभाग की स्थापना की और सबसे अधिक रेलवे लाइनें कर्जन के कार्यकाल में बनी एवं रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। तो कर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर कोई सा भी एग्जाम हो कर्जन से पूछता ही पूछता है, चाहे वो बंगाल विभाजन हो या फिर कोई सबसे ज्यादा रेलवे लाइन किसके समय में बनी थी, वो बिछाई गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और विश्वविद्यालय जो है अधिनियम बना था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है इनमें। कर्जन का कार्यकाल शिष्टमंडलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आयोग बनाए गए। अकाल आयोग 1900, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग बनाया गया 1901 में, सर कॉलिंस स्कॉट और मॉन्क्रीफ। रेलवे सुधार आयोग 1901 से लेके थॉमस रॉबर्टसन। पुलिस आयोग जो है 1902 से लेकर सर एंड्रयूस फ्रेजर। विश्वविद्यालय आयोग जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सर थॉमस रेले। तो ये बिल्कुल याद रख लेना है किसके काल में और इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये याद रखना है कि आयोग जो है, चाहे वो अकाल हो, सिंचाई हो, रेलवे सुधार आयोग हो, पुलिस आयोग हो, विश्वविद्यालय आयोग, टोटल 5 जो हैं कर्जन के समय में ही बने हैं और इनके अध्यक्ष को याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में सहकारिता की शुरुआत हुई। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा नगरों व गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना की गई। 1901 में इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों को अच्छे ढंग से सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए की गई। कर्जन ने कहा, पूर्व
एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थियों को कभी डिग्री नहीं मिलती। मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूंगा, ये कर्जन का कहना है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अब कर्जन और किचनर विवाद, इसको देख लेते हैं क्या था कर्जन और किचनर विवाद। 1902 में किचनर को भारत में सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। किचनर ने यह प्रस्ताव रखा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सैनिक सदस्य का पद समाप्त कर दिया जाए और सेना संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व केवल सेनापति को ही सौंप दिया जाए। कर्जन ने किचनर के प्रस्ताव का विरोध किया, किंतु जब ब्रिटिश सरकार ने किचनर का पक्ष लिया तो कर्जन ने उसे अपना अपमान समझा और कर्जन ने 1905 में त्यागपत्र दे दिया। सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा यानी वर्तमान पाकिस्तान में एक कॉलेज इंग्लैंड के कैम्बरले कॉलेज के नमूने पर खोला गया। भारतीय सेना को किचनर ने 2 कमानों में विभाजित किया। उत्तरी कमान का प्रधान केंद्र मरी और प्रहार केंद्र पेशावर तथा दक्षिणी कमान का प्रधान केंद्र पूना व प्रहार केंद्र क्वेटा था। कर्जन उस मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी चमकाता है पर उन्हें पता नहीं कि कहाँ जाना है, ये किसने कहा है? मॉन्टेग्यू। गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। अब आ जाते हैं मिंटो। तो मिंटो के समय में ये लॉर्ड प्रथम मिंटो थे। मिंटो द्वितीय आते हैं, ये है लॉर्ड मिंटो प्रथम का पौत्र था। मुस्लिम लीग का गठन इनके ही समय में होता है। 1907 में आंग्ल रूस समझौता होता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति प्रथम भारतीय बने। 1910 में ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु बाद जॉर्ज पंचम सम्राट बनता है। राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए लॉर्ड मिंटो ने अगस्त 1906 में सर A.T. अरुंडले की अध्यक्षता में अपनी कार्यकारिणी के 4 सदस्यों की समिति गठित की और जिसने अक्टूबर 1906 में क्या दी थी? रिपोर्ट दी थी। मिंटो द्वितीय राजनीति से अधिक घुड़सवारी में रुचि रखता था। अब आ जाते हैं हार्डिंग, जिनके ऊपर बम फेंका था। 1910 से लेके 1916 इनका कार्यकाल रहता है। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का पौत्र था। तो हार्डिंग जो है द्वितीय की बात हो रही है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे। भारत आने वाला वह एकमात्र ब्रिटिश सम्राट था। जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। ये टीजीटी पीजीटी में बहुत पूछा जाता है कि राजधानी कब परिवर्तित की गई थी। तो 11 में की गई थी, पारित कब मतलब बन गई थी? 12 में बन गई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 23 दिसंबर 1912 में जब हार्डिंग राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक पर उन पर बम फेंका गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। गांधी जी इनके कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। 1912 में एलिंगटन आयोग बना और सूरत का नमक विद्रोह हुआ। अब आते हैं चेम्सफोर्ड 1916 से लेके 21। होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 ईस्वी। 1918 में भारतीयों को सेना में सम्राट का कमिश्नर मिलने की अनुमति। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर भारतीय गवर्नर बने और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ व 1921 में एक संधि द्वारा अफगानिस्तान को विदेशी मामले में भी पूर्णतः स्वतंत्रता राष्ट्र मान लिया गया।
1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ताशकंद में मानवेंद्र नाथ रॉय की स्थापना। लॉर्ड रीडिंग की बात करते 1921 से लेकर 1926 ईस्वी। प्रिंस ऑफ वेल्स का 1 नवंबर 1921 को भारत आगमन होता है। मोपला विद्रोह 1921। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में अब्दुल सीद नामक मुस्लिम द्वारा हत्या कर दी गई। लॉर्ड रीडिंग यहूदी थे और वे इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मुंडी मेन समिति रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इस प्रकाशित हुई जो प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित थी। आगे देखते हैं। इरविन आ जाते हैं 1926 से लेकर 31 तक। 1927 ईस्वी में अंग्रेज सरकार व देशी रियासतों के संबंधों की जांच के लिए बटलर समिति नियुक्त की गई और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर समिति बटलर कमिश्नर इंडियन स्टेट कमीशन के अमुक कथन सर्वोपरि सत्ता सर्वोच्च है। 21 अक्टूबर 1929 को इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके संबंध में डोमिनियन स्टेट देने से था। शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया। लॉर्ड इरविन ही थे उस समय। 1929 में इरविन को ले जा रही बग्गी पर बम फेंका गया। 1929 में ही जतिन दास की लाहौर जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल हुई और उनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में होता है। 1929 में भारतीय श्रम पर हिटले आयोग की नियुक्ति, जिसने जुलाई 1931 की रिपोर्ट दी। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 36। विलिंगटन ने स्वयं को मुसोलिनी कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी 1931 से लेकर 34 तक कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया एवं इसके 1,20,000 सदस्य गिरफ्तार हुए। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। वेलिंगटन के ही समय में 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप में समाप्त हो जाता है और 34 में बिहार में भूकंप आया था। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेके 44। इसके कार्यकाल में 1938 में बैरन बेबर्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहे। 8 अगस्त 1940 को वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1939 में रविंद्रनाथ टैगोर की 1941 में मृत्यु होती है। लॉर्ड लिनलिथगो अप्रैल 1933 में बनी भारतीय वैधानिक सुधारों की संयुक्त प्रवर समिति का अध्यक्ष था। 1935 के अधिनियम का ढांचा बनाने में भी इनका हाथ था और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी बनाई गई थी। लॉर्ड वेलेजली 1944 से लेकर 1947 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है और 1945 में शिमला सम्मेलन में लीग को भावी संवैधानिक सुधारों पर एक प्रकार का वीटो मिलता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 46 में ही जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की स्थापना करते हैं और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा में 30 जून 1948 तक भारत के स्वतंत्र होने की बात कही। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेके 1948 ईस्वी तक रहते हैं।
माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वे 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय बने व जून 1948 तक गवर्नर जनरल पद पर रहे। जून थर्ड प्लान 1947 के घोषणा के अनुसार माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 तक भारत के विभाजन की घोषणा की। माउंटबेटन नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद के अध्यक्ष थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री एटली ने भारत की स्वतंत्रता का विधेयक पेश किया, जिस पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने अपने हस्ताक्षर किए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण किया तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। सर क्लाउड ऑचिनलेक ब्रिटेन के भारत में अंतिम सेनाध्यक्ष यानी सर्वोच्च कमांडर 1943 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक रहे। 27 अगस्त 1979 को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने माउंटबेटन की हत्या कर दी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जून 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गई। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति मनोनीत हुए। भारतीय न्याय प्रणाली का विकास देखते हैं तो 1861 ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत 1867 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय तथा सदर दीवानी न्यायालय का विलय कर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ। 1858 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता और 1859 ईस्वी में सिविल दंड संहिता जो है लागू हुई। वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में दीवानी एवं निजामत अदालत एवं कलकत्ता में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अदालत बनवाई। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय सर्किट कोर्ट स्थापित किए और जिनमें से 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। तो ये थे सारे गवर्नर जनरल, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो है विशेष व्यक्ति विशेष से संबंधित है ये, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।